नमस्कार। आज की क्लास में हम ऋतुचर्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ऋतुओं के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं, कैसे क्या, और इसमें क्या खान पान होना चाहिए, किस समय क्या छोड़ना है, क्या खाना है। इसकी सभी की चर्चा आज के क्लास में देखने का प्रयास करेंगे हम ऋतुओं के बारे में। तो ऋतुचर्या ऋतुचर्या का एक अध्याय है, पूरा महर्षि वाल्मीकि में लिखा हुआ है और उसकी हम चर्चा कल कर रहे थे। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, तो वातावरण जो हमारा होता है, ये आजू बाजू जो हम हमारे सामने सर्दी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार कोई बता देंगे? आज आ रही जी है? सर। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, कल हम ऐसे ही बोलते रहेंगे अकेले। नहीं, आज आ रही है आ भैया। रही है। ठीक है, ठीक है। तो वातावरण की प्रकृति का प्रभाव हमारे शरीर पर सीधे तौर पे पड़ता है, ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। और वो बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन में भूमि में होने वाला जितना भी अनाज है, फल सब्जी, ये आदि का सबका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये ऋतु ये आएगी तो ये वाला फल आएगा, ये ऋतु आएगी तो ये वाला फल आएगा, ये सब्जी आएगी ये वाली, ये सारी चीजें एक मौसमी सब्जी का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जो वन बाय वन हमको देखने को मिलता है हमारे समाज में, हमारी दुकानों पे, हमारे बाजार में, है ना। तो ये हमारे चारों तरफ स्थितियां दिखती हैं। अब ये क्या है, इसी को थोड़ा समझना है, क्योंकि पांच तत्व हैं, पांच तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं और सृष्टि में सारे ये सब चेतना है। अब मनुष्य की चेतना ये है कि वो व्यक्त कर सकती है, लेकिन इनकी चेतना व्यक्त नहीं कर सकती, इतनी सक्षम नहीं होती। फर्क इतना है। लेकिन एक दूसरे के प्रति पूरक है, चेतना का प्रतिपूर्णा ही, चेतना की प्रतिपूर्णा ही एक दूसरे का विकास का आधार है। इसी से हमारे सृष्टि का विकास होता है। तो प्रकृति और पुरुष, ये मैं आपको पहले बता चुका। दो ही प्रकार की व्यवस्था हमारे संसार में है। तो प्रकृति जो हमारे सामने आसपास जितनी भी है, तो वनस्पति या शरीर रूप में कीड़े, इंसेक्ट, ये वो अच्छे बुरे सब तरह के हैं, ये प्रकृति में बैलेंस करने का काम करते हैं। तो प्रकृति के प्रतिपूरक हैं हम भी, हमारे साथ में अन्य जीव जंतु भी। उन सब का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ये ऋतु का प्रभाव पड़ता है। हम इसी को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर पर भी खान पान का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इसी को समझने के लिए क्या करना है कि हमें ऐसी स्थितियों में हमारी जो दिनचर्या क्या हो, ये जानना जरूरी है। इसका आहार विहार कैसा हो, ये भी जानना जरूरी है। और इसी का महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया हुआ है। तो 6 ऋतुओं का वर्णन उन्होंने किया, जिसे षड ऋतु वर्णन के नाम से जाना गया है। एक वर्ष यानी साल भर, संवत्सर जिसे बोलते हैं हमारे अपने देसी कैलेंडर में। तो एक वर्ष में 6 ऋतुओं का जानना जरूरी है हम सबके लिए। 6 ऋतुएं मानी गई है। तो 6 ऋतु में 2 आयन बताए गए। एक तो कौन सा? उत्तरायण और दक्षिणायन, दोनों। राइट। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 तरह के आयन बताए गए। तो हम फिर से रिपीट करें, हमारे देश में या सृष्टि में महर्षि वाल्मीकि के अनुसार 6 ऋतुएं, या हमारे सभी ऋषि मुनियों ने एक ही बात कही कि 6 ऋतुएं होती हैं, बस सीधा याद रखिए। और 2 आयन होते हैं, तो 3 3 ऋतुओं के, यानी एक ऋतु 2 2 महीने की होती है। तो ऐसे करके 6 ऋतु के हिसाब से 2 से गुणा किया तो 12 महीने हो गया। और ये जो 3 3 ऋतुओं का क्रम उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों में देखने को मिलता है। तो आयन कितने हुए? 2। आयन कितने हुए? 2। तो एक आयन कितने महीने का? 6 महीने का। दूसरा आयन फिर 6 महीने का। ठीक है। ऋतुएं कितनी हुई? 6। आयन कितने हुए? 2।
आयन दो, एक आयन 6 महीने का, फिर दूसरा वाला फिर 6 महीने का, यानी पहला आयन जो है उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन भी 6 महीने का, उत्तरायण भी 6 महीने का। ऋतुएं, ऋतु चक्र पूरा साल भर का, संवत्सर कितने का, 12 महीने का। ऋतुएं कितनी, 6। आयन कितने, 2। उत्तरायण और दक्षिणायन 6 6 महीने में ये व्यवस्थित काल देते हैं हमें। और 2 2 महीने की एक ऋतु हो गई, क्योंकि एक आयन में 2 महीने की ऋतु के हिसाब से उत्तरायण में 3 ऋतुएं आ जाएंगी और दक्षिणायन में फिर से 3 ऋतुएं आ जाएंगी। मुझे लगता है मैंने 2 3 बार रिपीट कर लिया, आपको याद भी हो गया होगा। तब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तरायण में क्या होता है, शरीर का बल हमेशा कम होता है, सूर्य बल क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है। तो सूर्य बल, सूर्य देवता स्ट्रॉ लगा करके चूसते रहते हैं इस धरती को, तो इसी समय गर्मी आती है, इसी समय लू आती है, सारी व्यवस्थाएं इसी से चलती हैं। तो उत्तरायण और दक्षिणायन में क्या है कि सूर्य का बल होता है अधिक उत्तरायण में, और दक्षिणायन में सूर्य का बल हो जाता है कम, यानी चंद्र बल बढ़ जाता है। तो जब भी चंद्र बल बढ़ेगा तो आपके शरीर का वजन बढ़ेगा, आपका भी बल बढ़ेगा। इस धरती पर जितनी भी प्रकृति में जो कुछ भी चीजें हैं उन सब का बल बढ़ेगा। और जितनी भी भारी चीजें पचने में वो सब ये चंद्रकाल या दक्षिणायन में आती हैं, आपको देखने मिलेंगी। खाने में तिल विल है ना, हम लड्डू वड्डू बनाते हैं, सब इसी काल में होता है। उत्तरायण में क्या होता है, जितनी हल्की चीजें, हल्की चीजें क्या हो सकता है, नारियल है ना, क्योंकि उस समय सूर्य का बल बढ़ जाता है, तो उस समय सूर्य को बल को कम करना है, ठंडा करना है। तो ये हल्की चीजें पचने में आसान होती हैं, है ना। और क्या हो सकता है, जो पानी वाले फल होते हैं जिनमें पानी का ज्यादा बाहुल्य रहता है, जो बॉडी में के डिहाइड्रेशन को दूर कर सकते हो, या जल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ा सकते हैं, या सोडियम की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ऐसे सारे फल और ऐसी सारी सब्जियां सब कब मिलेगी, ये उत्तरायण में मिलेंगी। और जो पोटेशियम या आज के विज्ञान के हिसाब से इस तरह की चीजों का बल बढ़ा सकते हैं शरीर में, वो सब दक्षिणायन में मिलेगी। ठीक है, तो आयन दो प्रकार के हो गए, 3 3 महीने के हिसाब से। 3 3 महीने, सॉरी 2 2 महीने के हिसाब से एक आयन हो गया, तो 3 ऋतुएं हो गई, और 2 आयन हो गए, दक्षिण और उत्तर। उत्तरायण में हमेशा सूर्य का बल बढ़ जाता है। मनुष्य का या इस धरती पर सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीवधारी हैं, या जितनी भी चेतना है, उनका चेतना में कमी आती है, उनके बल में भी कमी आती है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिणायन में हमेशा चेतना का विकास होता है, और सृष्टि में भी बल की वृद्धि होती है। सृष्टि में जो भी जीवधारी, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी, ये सृष्टि का नियम है। तो महर्षि वागवट तो मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने मनुष्य के बारे में ही लिखा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो है वो जनरल बात करते हैं, क्योंकि सनातन सत्य है। हमने जो कहा वो आजीवन हमारे जीवन में तो रहेगा, आने वाले सृष्टि के पूरे जीवन काल में वो ही सत्य विद्यमान रहेगा जो हमने कहा, हमारे वेदों ने कहा। राइट। ते आजीवन है, यानी इस सृष्टि के जीवन काल से परे है। राइट। तो और आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिणायन में सूर्य का बल क्या होता है, कम होने लगता है, तो मनुष्य का बल अधिक पड़ेगा। ऐसे ही पूरी प्रकृति के अंदर स्वाभाविक दृष्टिकोण से होने लगता है। अब थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डाल लेते हैं कि उत्तरायण को और किस नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को किस नाम से जाते हैं, अग्नेय काल, और क्या बोलते हैं, आदान काल भी बोलते हैं। आदान काल, आदान नाम ही ऐसा है, आदान, आपकी तरफ से दान कर रहे हैं सब कुछ सूर्य देवता को, आप आदान दान कर रहे हैं, राइट। अग्नेय काल, अग्नि का मतलब, अब सूर्य के पास में क्या है, शीतलता तो है नहीं, वो तो अग्नि बांट रहा है सबको, है ना। तो सूर्य देव जो है वो अग्नि बात कर रहे हैं, तो इसलिए नाम से अग्नि काल हो। उत्तरायण में सूर्य देवता बलि हो जाते हैं, तो क्या बांटेंगे, अग्नि बांटेंगे, धूप तेज हो जाएगी, यही तो होगा। इसलिए नाम से ही ये जाना जा सकता है, ये अग्नि काल भी है या आदान काल
जिसमें हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं सूर्य देवता को। नहीं तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो वो छीन के ले जाएंगे आपका मन। राइट। वो तो वैसे भी ले जा रहे हैं ना। अब आप कहो कि मैंने दान कर दिया या वो ले गए, बात वही है। तो उत्तरायण को अग्नि काल या आदान काल भी कहते हैं, जबकि दक्षिणायन को क्या कहते हैं, सौम्य काल। इसमें आपका स्वभाव भी सौम्य रहता है। उस समय आपको उत्तरायण में गर्मी भी ज्यादा लगती है, मानसिक गर्मी भी जल्दी से आ जाती है, आदमी भी जल्दी से भड़कता है, गुस्सा भी जल्दी आता है ना, क्योंकि अग्नि काल है वो। ये दक्षिणायन में क्या होता है, ये सौम्य काल, सॉफ्ट स्वभाव भी आपका सॉफ्ट दिखता है, और शरीर में भी सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है। और क्या होता है, विसर्ग काल भी कहा जा सकता है इसको। तो अभी हमने चर्चा की थी उत्तरायण में 3 ऋतुएं थी, और ये तीनों ऋतुओं के नाम हमारे सामने हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। और दक्षिणायन में 3 ऋतुएं कौन कौन सी हो गई, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। अब इस चार्ट के माध्यम से भी इसको बात को समझते हैं। तो चार्ट के माध्यम से यदि देखें तो उत्तरायण, उत्तरायण को हमने यहाँ देखा है। तो यहाँ देखते हैं आदान काल और अग्नि काल, दोनों नीचे लिखा है। तो यानी 3 नाम हो गए इसके, अग्नि काल बोलो, आदान काल बोलो, या उत्तरायण बोलो, बात एक ही। राइट। अब इनके अंदर ऋतुएं कौन सी आ जाती हैं, 2 2 महीने की ऋतुएं आती हैं, 6 ऋतु। हमने उत्तरायण काल का भी 6 माह का वक्त बताया था, दक्षिण का भी 6 महीने का समय। तो उत्तरायण में 3 ऋतुएं हैं, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणायन में कौन कौन सी ऋतु हो गई, वर्षा, शरद और हेमंत। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, एकदम लाइन से याद हो जाइए क्या, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, और दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत। इस तरह से एक सीरियल से नाम से आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो शिशिर ऋतु यानी ये अभी इसका जो काल है, अभी हम आपको तालिका 6 से आपको स्पष्ट कर देंगे को कब कब कौन कौन से क्या क्या आ रहे हैं। उसमें अंग्रेजी महीनों का भी वर्णन है, तालिका 4 में 6 में। तो उत्तरायण में आदान काल, अग्नि काल, दक्षिणायन बोले तो विसर्ग काल और सौम्य काल। ठीक। तो उत्तरायण में शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणायन में 3 ऋतु आएंगी, वर्षा, शरद और हेमंत। अब इन दोनों के चार्ट को और आगे समझते हैं। तो क्या हो रहा है, शिशिर ऋतु में क्या हो रहा है, सूर्य बलि हो रहा है। तो सूर्य बलशाली होगा। तो जब भी बलशाली होगा तो सूर्य, जब अग्नि उसकी तेज होगी, उसकी किरणें ज्यादा तेज पड़ेंगी, तो क्या होगा, वायु में क्या होगा, सूखापन आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी। तो इसलिए वायु रुक्ष हो जाएगी, है ना। तो वायु रुक्ष हो जाएगी, उसमें ड्राइनेस हो जाएगी, उसमें पानी का अभाव हो जाएगा। तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो फिर जब वायु चलेगी तो गर्म हवा चलेगी, गर्म हवा चलेगी तो लू लगेगी, लू लगेगी तो लोगों में डिहाइड्रेशन होगा, बीमार होंगे। राइट। तो इस समय क्या होता है, शरीर में भी वायु, गर्म वायु का असर दिखने लगता है, और बॉडी में भी ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे ही सूर्य बलि होगा तो शिशिर ऋतु आ जाएगी। तो सूर्य बलि होगा उत्तरायण में लगते ही, यानी 14 जनवरी के बाद ये उत्तरायण लगने लग जाता है। तो उस समय तक ये हमारा शुरू हो जाता है, इससे पहले ही लगता है, लेकिन समय काल इससे, तिथियों के दृष्टिकोण से हम लोग इस जगह से काउंट करते हैं, 14 जनवरी के बाद, है ना। बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं, और बसंत नहीं, शिशिर ऋतु बोलते हैं। इसके बाद में बसंत ऋतु आएगी। तो बसंत ऋतु में क्या होगा, बॉडी में ड्राइनेस बढ़ेगी, और क्या होगा, पतझड़ हो जाएगी, सूखने लगेंगे, पत्ते भी सूखने लगेंगे, सस्ती में सारी सूख, ड्राइनेस आ जाएगी, है ना। वायु, हवा गर्म दिखेगी, और हवा जब चलेगी तो पत्तों को सुखा देगी, सुखाएगी तो क्या होगा, झड़ने लग जाएंगे। तो साल भर में सबके बाल, सिर के भी झड़ते हैं, त्वचा भी झड़ती है, बाल भी झड़ते हैं। इस सृष्टि के ऊपर की जितनी भी परत है वो सब झड़ती है। हर जीव के ऊपरी परत परत झड़ने लगती है। ऊपर परत क्या हो सकती है आपके, इसकी, और क्या हो सकता है, बाल हो सकते हैं, बस यही तो रहते हैं।
आपका स्टमक ये हार्ट तो ऊपर नहीं होता है, वो तो अंदर ही होता है। तो ये ऊपरी परत जो है झड़ने लगते हैं, यानी इसका जो एक समाप्त होना चाहिए वो हो जाए, और वो झड़ जाए, नई चीजें आ जाए वापस। राइट। तो प्रकृति में भी आप पत्ते देखते हैं, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं और पुराने झड़ने लगते हैं। तो जिसको हम ये समझते हैं कि घरों में ये पतझड़ हो गया है, गंदगी हो गई है, बार बार उसको बार झाड़ू झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन वो फिर नए थोड़ी देर में पत्ते आ जाते हैं। फिर हवा के साथ कुछ आ जाता है। राइट, क्योंकि रुक्ष हवा है। हवा जब रुक्ष होती है, ड्राई होती है, तो हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है तो उसकी गति बढ़ जाएगी। हल्की चीज ज्यादा तेज चलती है कि भारी चीज? आप कहोगे बिल्कुल सर, हल्की चीज ज्यादा तेज चलेगी, भारी चीज धीरे चलेगी। तो एकदम गति पकड़ने के लिए हल्की चीज पर्याप्त होती है। तो वायु में ड्राइनेस होगी, रुक्षता होगी, और वो आराम से चलने लगेगी। तो इस समय आप देखेंगे बसंत ऋतु में पतझड़ का मौसम देखने को मिलता है। उसके बाद फिर और यहीं से लू चलना भी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके और गर्म होती जाती है वायु, और गर्म हो जाती है। फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, उसमें मनुष्य का बल या सृष्टि में जीवों का बल कम होता चला जाता है। उत्तरोत्तर कहाँ से शुरू हुआ था? ये शिशिर ऋतु से शुरू हुआ था, और धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु तक ये बल क्षीण होता चला जा रहा है। अब दक्षिणायन शुरू होगा तो वहां से कहाँ क्या होगा? दूसरी ऋतु शुरू हो जाएगी, दक्षिणायन की ऋतु। यानी यहाँ से क्या होगा? यहाँ चंद्र बल बढ़ने लगेगा, सूर्य का बल धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है। दक्षिणायन की पहली ऋतु क्या होगी अपनी? वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे क्या होगा? पृथ्वी पर जो जल है उसकी बारिश होने लगेगी। तो क्या हो गया? यहाँ से सूर्य का उसका बारिश में बादल हो जाते हैं। बादल हो जाते हैं तो सृष्टि में जमीन पर क्या पड़ता है? पानी या सूरज की तेज वाली किरण? आप कहोगे बिल्कुल पानी पड़ेगा सर, बादल हैं तो बादल तो नीचे आएंगे ही। राइट। तो क्या होगा? सृष्टि में जो गर्म थे उसमें राहत, गर्मी में बारिश आती, पहली बारिश में राहत मिलना शुरू हो जाती, फिर दूसरी बारिश में राहत मिलनी शुरू हो जाती है ना। तो वो गर्मी से कुछ राहत मिलती है, उसमें मौसम थोड़ा सा चिपचिपा होने लगता है, हवा में भी नमी घुलने लगती है। राइट। तो लेकिन सूर्य बल यहाँ पे धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जैसे और आगे बढ़ेंगे फिर शरद ऋतु आ जाएगी। अब उस समय धीरे धीरे क्या करेंगे? वायु ठंडी होती चली आएगी। क्यों? कि अभी वो वायु गर्म थी तो सूर्य का तेज था, जिसके कारण उसमें ड्राइनेस थी। अब यहाँ सूर्य का बल कम हो रहा है, चंद्रमा का बल बढ़ रहा है, तो चंद्रमा की रश्मि शीतलता देती है। शीतलता देने के कारण वहां पे क्या होगा? उसका बल सूर्य का कम हो जाएगा और चंद्रमा का बल बढ़ने लगेगा। तो हमारे शरीर में ही नहीं, पूरी सृष्टि का बल बढ़ने लगेगा। सृष्टि में चाहे वो कीड़ा है, मकोड़ा है, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जो कुछ भी जानवर दिखते हैं, या चेतनावान कोई भी है, उस सब का वजन बढ़ने लगेगा। आपकी चेतना भी बढ़ने लगेगी, रेस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ पे सूर्य का बल क्या हुआ? घटने लगा। तो वर्षा ऋतु से घटना शुरू हुआ और हेमंत ऋतु तक चलेगा, फिर वापस शिशिर ऋतु से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे पूरा 6 महीने का क्रम चलता है, घटने और बढ़ने का। तो ये आयन हो गए, एक तो उत्तरायण और एक दक्षिणायन। यानी उत्तरायण में क्या हुआ? सूर्य का बल बढ़ रहा है, और दक्षिणायन वर्षा ऋतु से शुरू होता है, और इस समय क्या हो रहा है? सूर्य का बल घटने लग जाता है। घटते 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 से घटने वाला सबसे कम कब हो जाता है? हेमंत ऋतु में आ जाता है। फिर हेमंत ऋतु से बढ़ना शुरू हो करके शिशिर ऋतु से बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी 14 जनवरी के बाद अब उत्तरायण में सूर्य जाता है। तो इसी पर्व को हम मनाते हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी, या फसलों के कटने का समय हम उसको फसलों को
लाते हैं गेहूं की बालियां या कोई चावल का धान या ऐसे कुछ, उसको सेकते हैं फिर खाते हैं, उसको अग्निकर्म करके फिर खाते हैं, जिससे वो पचने में हल्का हो जाए, क्योंकि सीधा अन्न पचता नहीं है, उसको अग्नि संस्कार करके ज्यादा अच्छा खाना, ताकि वो पाचन में हल्का हो जाए। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब आगे की थोड़ी व्यवस्था देखते हैं हम। आगे हम एक और चैप्टर को, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक मनुष्य का बल कब बढ़ेगा, कब उत्तम होगा, इस चार्ट के अनुसार हम और इस सृष्टि के व्यवस्था को थोड़ा सा बल के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मनुष्य का बल कब बढ़ रहा है, उत्तम कब होगा? दोनों ही ऋतु में, शिशिर में और हेमंत ऋतु में उत्तम होगा। उत्तम यानी सबसे ज्यादा। क्यों होगा? तो मैंने कहा था शिशिर ऋतु में, ये हेमंत ऋतु में क्या होता है, पूरा बढ़ करके बल अच्छा इकट्ठा हो जाता है ना, क्योंकि चंद्र बल यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर घटने कहां से लगेगा? शिशिर ऋतु से घटना शुरू होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से घटना शुरू होगा। होगा तो मतलब अभी तो ये पूरी बलवान है, तो हेमंत ऋतु में पूरा फुल फ्लैश और शिशिर ऋतु में फुल फ्लैश। तो इसलिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, बल कब बढ़ा, उत्तम कब हुआ, शिशिर ऋतु में और हेमंत में। अब घटना शुरू होगा शिशिर में। तो और मध्यम क्या होगा? तो मध्यम जब होगा ये बसंत ऋतु में और शरद ऋतु में। क्यों होगा? क्योंकि शिशिर ऋतु से घटते घटते यहाँ मध्यम हो जाएगा, और फिर और मध्यम, फिर तो बल घट रहा है, तो मध्यम कब है? बसंत में। और बढ़ता हुआ बल कब हुआ? मध्यम शरद में। ये बीच की ऋतुओं में आधा आधा। हेमंत में तो फुल फ्लैश बढ़ जाएगा, वर्षा ऋतु में बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ना तो शुरू हो गया था पहले, लेकिन वर्षा ऋतु में और बढ़ने लगा। ये बढ़ने की शुरुआत थी और बढ़ते 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 शरद ऋतु में ज्यादा हो गया। तो इसी समय हमारा बल भी बढ़ता है, हमारे शरीर में पित्त की मात्रा भी बाकी सब में ऋतुओं के दृष्टिकोण से बढ़ जाती है। तो हमारे को खाना क्या चाहिए? भारी चाहिए। तो इस समय हमको क्या चाहिए? इसलिए कहते हैं खाने पीने की ऋतु आ गई, ये शरद ऋतु। फिर तिल के लड्डू, दिवाली के पकवान सब इसी में आते हैं ना। नवरात्रि का भोज, पंडितों को जिमाना, भारी भोजन का करना, पहले पंडित जी को जिमाओ फिर उसके बाद में हम जिमो। ये सारे कब होता है? ये सब इसी समय होता है, और भारी खाने का काम भी इसी समय होता है, राइट? ये षष्ठी के नियम है, षष्ठी की व्यवस्था है अपनी। और देखते हैं कि इसमें रसों की प्राथमिकता या प्रधानता किसको बोलेंगे? रस कब प्रधान हो जाएंगे? कौन कौन सी ऋतु में कौन सा रस प्रधान होगा? तो हालांकि इसको मैं पिछले बार पीडीएफ में दे चुका था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि रस जो है कब ज्यादा कौन से प्रधान हो जाएंगे। तो शिशिर ऋतु में तिक्त प्रधान हो जाएगा, बसंत ऋतु में कषाय, और ग्रीष्म ऋतु में कटु कटु प्रधान हो जाएगा। और वर्षा ऋतु में क्या हो जाएगा? अम्ल। और शरद ऋतु में लवण। और हेमंत ऋतु में क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। तो प्रधानता किसमें बढ़ गई? शिशिर ऋतु में तिक्त रस की प्रधानता बढ़ गई, और बसंत ऋतु में कषाय रस की प्रधानता बढ़ी, और ग्रीष्म ऋतु में कटु। अब ये तीनों मिलके जो शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये क्या करेंगे? ये रूक्ष गुण को बढ़ाने वाले हैं, तीनों के तीनों। इसलिए आप रूक्षता बढ़ाने वाली ये ऋतु है, तीनों ही रूक्षता बढ़ा रही है, ड्राइनेस ला रही है बॉडी में, क्योंकि उत्तरायण की ऋतु है। उत्तरायण में हमेशा रुक्षता बढ़ती है। और रुक्षता कब घटती है? तो वर्षा हेमंत और, क्योंकि उत्तरायण यहाँ से दक्षिणायन में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे चंद्रमा की रश्मि आने लगती हैं, शीतलता को बिखेरती है। तो यहाँ रुक्षता घटने लगेगी। और शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता शिशिर से ही बढ़ना शुरू हो जाती है, और बढ़ते 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 ग्रीष्म तक और ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कटु रस का बात कही गई है। तो रसों के बारे में आपको बता चुका कि कौन कौन से रस कौन कौन से तत्वों से मिलके बने, या जिनको महाभूत बोलते हैं हम,
ये आप लोग देख चुके हैं, रसों की प्रधानता, है ना। तालिका 6 की चर्चा करें तो अपन, इसमें हमको एक डेट मिलती है कि 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक हेमंत ऋतु हो जाती है, ऐसा करके। तो अब हमको क्या देखना था इसमें, उत्तरायण की ऋतु कहाँ से शुरू होती है, शिशिर से। ठीक है। तो शिशिर ऋतु जो है कब से शुरू हुई अपनी, तो ये 24 दिसंबर से, ये जो सर्दी वाली ऋतु है, 24 दिसंबर से 24 फरवरी तक। अब इसका जो मध्यकाल है, वहां से उत्तरायण लगना शुरू हो जाता है। मध्यकाल क्या हुआ, 14 जनवरी के आसपास का है ना। तो उत्तरायण यहाँ से, सूर्य देवता उत्तरायण में चले जाएंगे, तो यहाँ से उत्तरायण शुरू हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी मध्य महीने के हिसाब से ये तारीख के आसपास का समय होता है ये। तो सूर्य देवता जब आ रहे हैं, यानी 14 जनवरी को आ रहे हैं, तो इससे 10 दिन का पहले का समय मान के चलिए, वो जो ऋतु शुरू हो रही है वो वाले उत्तरायण की, वहां से ये घटना लग जाएगा। लेकिन फुल फ्लैश घटना सबसे शुरू हो जाएगा 14 जनवरी से, वहां पे उत्तरायण बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन 24 दिसंबर से उसके घटनाक्रम के असर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो 24 दिसंबर के वक्त आप देखते हैं जबरदस्त सर्दी पड़ती है, और उत्तरायण में क्या होता है, रुक्षता बढ़ती है और हवा तेज होती है। तो इस समय भी आपने देखा होगा हवा तेज हो जाती है, और 14 जनवरी तक हवा शानदार चलती, तो हम लोग पतंग उड़ाते हैं। बस इसी तरह आप थोड़ा सा दिमाग लगाते जाइए, ये सारी चीजें खेल समझ में आ जाएगी कि हम कब कब क्या क्या करते हैं। बाकी सारी आपको बातें पता है। तो शिशिर ऋतु इस तरह से देखी जाती है। फिर उसके बाद 24 फरवरी से 24 अप्रैल, ये आजकल तो क्रम बिगड़ गया है, लेकिन ये मानक है, एक सिस्टम है। हाँ, इसको ऐसा मान सकते हैं कि लगभग ये, क्योंकि अब ऋतुओं का और हमने तो सब ग्लोबल वार्मिंग का सिस्टम बिगाड़ दिया है, तो सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ, तो फिर ये भी चीजें बिगड़ेंगी। तो बिगड़ेंगी तो उनका असर बेअसर सब कुछ दिखने लगेगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है ना। तो जब ये स्वाभाविक है तो फिर इसमें क्या कहना, तो उसके अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। ये मैंने चार्ट आपको दे दिया, आप स्टडी करेंगे, आपको अनुभव करेंगे, तो आप सारी चीजें समझ में आएगी। अब इसमें कुछ हिंदी महीनों के नाम आ गए हैं, तो मार्चिस, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र। फाल्गुन यानी हमारा 12 महीने का आखिरी महीना होता है ये, है ना। चैत्र से महीना हमारा शुरू हो जाता है। तो हमारा जो महीना कब से शुरू होता है, चैत्र का। हिंदी महीना जो है हमारा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, क्वार, कार्तिक, या क्वार या अश्विन जिसको बोलते हैं हम। तो इस तरह से शुरू होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, क्वार, कार्तिक या अश्विन, कार्तिक, माघ, पोष, मार्ग, मार्गशीर्ष इसको मार्ग भी बोल देते हैं कई बार। तो पोष, उसके बाद में महीना आ जाता है, फिर माघ, और फिर फाल्गुन। फाल्गुन हमारा आखिरी महीना। माघ के महीने में हमारे यहाँ काफी मेला बढ़ता है, गंगा के किनारे त्रिवेणी संगम भी होता है। इस समय स्नान का वक्त होता है, सब लोग वहां जाते हैं। अब इसका विधान की व्यवस्था जाएंगे तो बहुत गहरी है, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी में WBC जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अंग्रेजी विद्या के अनुसार देखें, शरीर में क्या होता है, हमारी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। तो जब हम सुबह माघ महीने के महीने में हम जाते हैं वहां गंगा के किनारे, तो ऐसा मान्यता है कि जब हम सुबह सुबह नहाएंगे गंगा के पानी से, तो वो ठंडा पानी, गंगा ही नहीं किसी भी नदी के अंदर आप डुबकी लगा सकते हैं, गंगा में लगाएं तो बहुत ही बढ़िया। तो माँ गंगा की तो बात कहना क्या, बाकी जगह लगाएं तो वो सब नदियों को इसलिए हमने माँ माना है
ये आपको बच्चे की तरह पालती है, पोषण देती है, इसलिए माँ है। माँ क्या करती है, बच्चे को पालती है और पोषण देती है, तो ये भी आपको पोषण दे रही है। तो आपके शरीर के अंदर जैसे ही ठंडे पानी का प्रवेश, या शरीर पर ठंडे पानी का प्रवेश, या शरीर पर ठंडे पानी का टच या लगना, आपके बॉडी के अंदर निस्तेज पड़े डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करता है, जिससे आपको बीमारियां कम आती हैं, क्योंकि इस समय मौसम बदलने वाला है। इसलिए प्रकृति माँ आपको स्वस्थ रखने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाती है। इसलिए हमने हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम सुबह सुबह जाके स्नान करें। इसके पीछे का विज्ञान और भी गहरा है, बहुत कुछ अब बताने को है, कई दिन निकल सकते हैं यदि इसी पर चर्चा की जाए तो। लेकिन हमें ये समझना है, हमारे जो त्योहार हैं बहुत साइंटिफिक हैं। ये कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें असाइंटिफिक, हमारे सब अवैज्ञानिक नहीं है। जो हम लोगों को वास्तव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताती है ना, या फेसबुक यूनिवर्सिटी, हम अवैज्ञानिक हैं, हम धूर्त हैं, हम ये हैं वो हैं, हमारे से दुनिया पश्चिम की सभ्यता अच्छी है, तो उनको ये जान लेना चाहिए, ऐसे विद्वानों को, इसी यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, कि हमारे जो विज्ञान है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और वो लोग अवैज्ञानिक है जो आज की तारीख में हमको अवैज्ञानिक पद सिद्ध करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हमारी जो विज्ञान है ये सालों से फिक्स है, हम हजारों साल से इसी चीज को मानते आए और इसी से दुनिया चल रही है, इसमें कोई बीमार भी नहीं होता था। और जो इसको आज हम विज्ञान मान रहे हैं, वो विज्ञान को मान के जान के हम और ज्यादा उस चक्रव्यूह में फंस के और ज्यादा बीमार बीमार और बीमार होते जा रहे हैं। आप लोगों ने खुद ने महसूस कर लिया होगा, देश की सरकारें तो महसूस कर ही रही हैं। देश दुनिया महसूस कर रही है, जब भी आयुर्वेद के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। आयुर्वेद को कोई जानता नहीं था बीच में, लेकिन आज जानते भी मानते भी ये सब कुछ है। तो सनातन यानी कभी खत्म ना होने वाला, राइट। तो इसको अपन और श्रेय को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कौन कौन से महीने में कौन कौन सी ऋतुएं रहेंगी, ये इसकी चर्चा हमारे सामने हुई थी। तो मार्च पोष में क्या है, 2 महीने हैं, 2 महीने में हेमंत ऋतु है। उसके बाद में 2 महीने की शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, फिर ये चैत्र वैशाख की बसंत ऋतु, जेठ आषाढ़ की ग्रीष्म ऋतु, ऐसे करके पूरा ये क्रम आपके सामने देखने को मिलता है। मैं रुक्षता के दृष्टिकोण से आपको बता चुका, रसों की प्रधानता आपको बता चुका। ये पहले भी मैं बताया था और अभी भी दोबारा से रिपीट कर दिया है। अब ऋतुओं में क्या बढ़ जाता है क्या घट जाता है, वो सारा क्रम जो है हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हेमंत ऋतु में क्या बढ़ रहा है, अग्नि अत्यधिक बढ़ी हुई रहती है, अतः स्निग्ध रसों का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यानी कौन सी ऋतु में क्या करना चाहिए, स्निग्ध यानी चिकनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, राइट। तो क्या खाएंगे, क्या चीज छोड़ना है, ये सब आपको आयुर्वेद बताता है। आयु का वेद, आयु का विज्ञान, आयु का ज्ञान, आयु वृद्धि का ज्ञान। षष्टि में वृद्धि चाहती है, षष्टि प्रकृति माँ दुर्गा जिसको बोलते हैं, वो आपकी वृद्धि चाहती है, कभी भी क्षीणता नहीं चाहती है, क्योंकि वो माँ है। माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करती। तो माँ की गोद में हम प्रसन्न रहते हैं, मातृत्व मिलता है हमें। माँ कभी गलत नहीं होती। तो उसी आधार पे ऋतु हैं, माँ की छत्र छाया में, माँ की गोद में हम क्या खाना क्या पीना, ये सब सीख जाएं। तो माँ ने तो बहुत कुछ दे दिया, लेकिन हमने अपनी जिद से पता नहीं क्या क्या बना डाला उसका। तो हेमंत ऋतु में क्या क्या करना चाहिए, मधुर और अम्ल और लवण, 3 रसों का सेवन करना चाहिए हेमंत ऋतु में।
जो वात को हरण करने वाले हैं, ऐसे तेलों का सेवन या ऐसे तेलों से मर्दन, अभ्यंग व ऊर्ध्वतन करें। अब मर्दन, 3 शब्द आपको लग गए। सामने आप कहेंगे इनका मतलब क्या है, मर्दन भी, ऊर्ध्वतन भी, अभ्यंग भी, ये क्या है? तीनों का अर्थ में आप तीनों को डिफरेंस बता देता हूँ। मर्दन, मर्दन का मतलब रगड़ना, बहुत ज्यादा तेजी से, जो अपन अखाड़े में पहलवान लोग रगड़ते हैं ना। तो वात को हटाने वाले कुछ तेल हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर पर कुछ अंग ऐसे हैं जहां पर रगड़ना है। जब पश्चिम का सिस्टम हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो इन सबको जानेंगे। तो मर्दन का अर्थ का मतलब है तेजी से, दबाव के साथ में उसका रगड़ना। दूसरा शब्द आ गया हमारे पास में, अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब ये जो साउथ इंडियन पद्धति होती है, ये अभ्यंग। आयुर्वेद में, साउथ इंडियन नहीं है, आयुर्वेद के अंदर साउथ इंडियन ने अभी इसको अच्छा सा संभाल के रखा था, अभ्यंग करना। तो राउंड शेप में अभ्यंग करना है, मर्दन यानी सीधे रगड़ना। और ऊर्ध्वतन यानी जैसे पिटी विटी करते हैं शादी में, ऐसा कुछ। तो ये मिला जुला स्वरूप हो गया, कुछ लेप वेप बना करके उद्वर्तन करना। और क्या क्या करना इसमें लिखा हुआ है, मांस, मद, सूरा, मंड सेवन करें। अब क्योंकि यह आयुर्वेद पूरी सृष्टि के लिए बना है, ठीक है। आप, जरूरी नहीं है कि आपके क्षेत्र में आप इसके ऑप्शन आपके पास हैं तो आप उनका प्रयोग करें। जहाँ जिनके पास नहीं है वो मांस रस का प्रयोग कर सकते हैं। मदपान, जैसे ठंडे प्रदेश हैं, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और वो करेंगे क्या? वो हमारी तरह खाना खाएंगे, केला खाएंगे तो मर जाएंगे बेचारे। तो उनके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है, उनका शरीर का मूवमेंट नहीं होता, इधर उधर घूमना नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो मांस को उबालते हैं, मांस के रस को, शरीर के जो जोड़ होते हैं जानवरों के, पशुओं के, इनको काट के इनके मांस का रस बनाते हैं। 5-6 घंटे तक उसको उबालते रहते हैं, पकते 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 उसके अंदर जितने भी वो बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाएंगे। और वो जो उसके अंदर मल्टीविटामिन और मिनरल जो होंगे वो सब उसके पानी में आ जाएंगे। तो ऐसे रस का प्रयोग करने बोला है, क्योंकि इनके पास में कुछ होता ही नहीं है, वहां कोई फसल पैदा नहीं होती। ऐसी सृष्टि में कई जगह है दुनिया में, आप चले जाइए। क्या आयुर्वेद क्या है, सबके लिए है, सनातन है। तो इसने सर हर जीव की ध्यान रखा है, हर जीव के लिए बना है ना। उसमें मनुष्य भी आ गया, शेर, चीता, भालू सब आ गए उसमें, है ना। लेकिन हम मनुष्यों पर अप्लाई करते हैं क्योंकि मनुष्य की चेतना उनसे अधिक है और मनुष्य इन चीजों का प्रयोग करना जानता है। तो कहाँ, किस देश में, किस जलवायु में, इसलिए पूरा शास्त्र लिखने के बाद भी आखिर में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय करें। तो देश क्या है, कौन सा देश? अभी अब मान लो रशिया में चले गए, -40 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हैं, क्या करोगे वहां? जहाँ अग्नि जलाओगे तो भी नहीं जल पा रही ठीक से, वहां आप खाना बनाओगे? चलो भिंडी की सब्जी पका लेते हैं, भिंडी मिलती ही नहीं है, कहाँ से मंगाएं? संभव नहीं है। तो जो चीज संभव है वहां क्या है, पशु का मांस होता है, पशु को पालते हैं, उसी को काटते हैं, उसको उबालते हैं, उसका रस रोग में ले लेते हैं। मद, अब ये मांस और ये जब खाएंगे तो क्या होगा, ये भारीपन ला देगा शरीर में। तो मद क्या करेगा, उसको गलाएगा। मद का मतलब आज के युग में शराब बोला है, लेकिन शराब को आयुर्वेदिक मद से तुलना नहीं कर सकते। मद का मतलब ये 90 दिन का प्रोसेस होता है, कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर के उसको बनाते हैं। कभी वो प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा।
वेस्ट से बेस्ट बनाने का तरीका आपके घर में भी काम आएगा, वो वाला मद, आज वाला मद नहीं, इसको वाइन बोलते हैं, वो नहीं। सिरका सर। तो हाँ हाँ, सिरका बोलते हैं, सिरका बोल सकते हैं। सिरका भी एक अलग चीज हो गया वो, ये आयुर्वेदिक मद अलग है, मैं आपको बताऊंगा वो सारा, जिसमें ये सारी ये आती है ना, अरिष्ट, पंचारिष्ट, जी। अश्वगंधारिष्ट, ऐसी रिष्ट, रिष्ट जिसके लग रहा है पीछे वो, आसव और अरिष्ट जिनके पीछे लगा वो, ये मद। तो ठीक है, मांस रस के बाद में फिर वो मदपान की बात कही गई। और अंग्रेजी सभ्यता में पहले खाने से पहले पी लेते हैं, उसके बाद में फिर खाते हैं, क्योंकि उनको आता नहीं है, उनके यहाँ की व्यवस्था वो है, हमारे यहाँ की व्यवस्था नहीं। तो हमारे यहाँ इतना ज्यादा एल्कोहल का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, और ना ही हो सकता है, होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमारे यहाँ देखते ही हैं बहुत लोग मिसयूज करते हैं, फिर अंग्रेजों के आने से पहले जानते भी नहीं थे हम कि ऐसा भी कुछ होता है। पहली शराब की फैक्ट्री 1740 में खुली थी देश के अंदर, 1760 में शराब की दुकान पहली, फैक्ट्री नहीं, 1760 में। तो देश का इतिहास तो कुछ ऐसा है, वो अंग्रेज लोग लेके आए। उन्होंने फ्री महीना, एक महीने तक फ्री पिलाना शुरू किया, फिर उसके बाद में सबको आदत पड़ गई, उनके माल बिकने लग गए। तो इस तरह का व्यवस्था है। और सुरामंड, सुरामंड यानी एक, मंड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, 16 गुना पानी में उबालो किसी चीज को, उसका मंड बन जाता है। जैसे चावल, चावल का मंड बनाते हैं, या किसी चीज का मंड बनाना हो तो उससे 16 गुना पानी में उसको उबालेंगे, उबालने के बाद में उसको छानेंगे, छानने के बाद में यह मंड हो गया तैयार। अब इसको बोला सुरामंड। सुरामंड का मतलब इसमें वो आसव अरिष्ट वाला योग डालेंगे, तब ये सुरामंड बन जाएगा, ये एक दवा का स्वरूप हो जाएगा। इस मौसम में ये पीना, ऐसा बताया आयुर्वेदिक तरीके वाला, वो सुरा नहीं। अब ये क्या हो गया, सुरा का मतलब वो इंग्लिश वाइन से हो गया है। तो हमारे यहाँ अभी कई घटनाक्रम ऐसे भी आए, 8th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भगवान शिव या भगवान कोई भी देवता सुरापान करते थे। सुरा क्या मतलब, अब आज के हिसाब से सुरा का तो वाइन हो गया मतलब इंग्लिश में। तो सभी चीजें, जैसे हमारा कफ का शब्द का मतलब कफ पित्तवात की बात करते, तो कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम बुखार हो गया अंग्रेजी के हिसाब से, तो हमारा कफ अलग है, उनका कफ अलग है। तो जैसे हमारा सूरा अलग है, उनका भी सूरा अलग है, हमारा मद अलग है, हमारा उनका मद अलग है, राइट। तो हमारा मांसरस का भी तरीका अलग है, उनका मांसरस तरीका अलग है। मांसरस हमारे यहाँ जोड़ों के रस को उबाल करके वो माना जा रहा है, वहां पर सर अब मांसरस सीधा चर्बी को काट के। आगे बढ़ते हैं। गेहूं, उड़द, गन्ने का रस और दूध का भी सेवन करें, ठीक है। तो गेहूं का रस, गेहूं का अभी ये उत्तर भारत में जाएंगे तो कई जगह कोमरी बनाने का चलन भी है। कोमरी यानी गेहूं को उबाल करके उसको कोमरी कहा जाता है। खास तौर से मथुरा के आसपास गुड़धानी जिसको बोलते हैं, गुड़ के साथ में गेहूं का रस तो पीने में काम में आ जाता है, और उसके साथ में गुड़ को यूज कर लेते हैं, तो गुड़धानी बोलते हैं उसको। ये बाद में नाश्ते में बना के हम लोग खाते रहते हैं दिन भर, जब कभी भूख लगे तो उसके साथ में गुड़ का प्रयोग करके ले सकते हैं। उड़द भी बोला है, तो उड़द थोड़ा सा पचने में भारी होता है, तो इस समय अच्छा है। गन्ने का रस भी इस समय आ जाता है, गन्ना भी खूब होता है, और दूध का सेवन हम कर ही सकते हैं, दूध तो 12 महीना। लेकिन ये मौसम में स्निग्ध चीजों का प्रयोग करने बताया, तो स्निग्ध चीजों का प्रयोग करना श्रेष्ठ होता है। ये
थर्ड नंबर वाले को मैंने इसलिए समय इसलिए दिया क्योंकि कुछ लोग इसको बुरा या अच्छा दोनों तरह की भाषा में वीडियो को कट करके चलने की आदत आदत होती है चलाने की, तो वो ना हो इसलिए क्लियर कर दिया। सारी चीज सुनना समझना जरूरी है। तो गेहूं, उड़द, गन्ने का रस और दूध का सेवन। ठीक है। नंबर 5 पर जो हमें दिया है निवात, उष्णाग्रह से उष्णाग्रह निवास बोला है। तो उष्णाग्रह ऐसी जगह पर जहां पर थोड़ी सी गर्मी होती हो, थोड़ा सा शरीर के लिए अच्छा वातावरण जो आपको सहनशील हो, ऐसा जगह हेमंत ऋतु में जाना ठीक है। या हेमंत ऋतु के अंदर ऐसा कुछ आवास रखना, यानी कुछ ज्यादा सर्दी लग रही हो तो आला वाला जला लो, ऐसा कुछ करके तो व्यवस्था जो बनती है वही। आजकल हीटर वीटर आ गए तो ये सब। जिन तक सेवन से स्वेदन कराएं, तब पसीने में ये जो हमारा स्वेदन का यानी पसीना बाहर निकालने का क्रम, तो ये एक क्रिया जिसको आजकल तो वो मशीनों में बिठा दिया जाता है, या फिर हम गरम किसी उस पे सेक करें तो बॉडी में से पसीना निकले, इस तरह का स्वेदन। शरीर शुद्धि, ये उष्ण जल पानी दें और शीत जल लें। ये शरीर शुद्धि के लिए क्या करना है, गर्म और ठंडा पानी का सेद कर सकते हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा जो शरीर के रंग खुलेंगे तो उसमें जो उसकी शुद्धि हो जाएगी, ऐसा कुछ की शुद्धि करना है। उष्ण जल यानी गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, ऐसे करके। जल से थोड़ा सा शुद्धि के लिए उष्ण जल, गर्म पानी का पान करें। तो ये गर्म पानी पिएंगे तो हमारा वेट भी लॉस होगा और बाकी सारी चीजें भी देखने मिलेंगी। और खाने के बाद में गर्म पानी, लेकिन वैसे स्नान में थोड़ा सा आप गर्म चीजें, गर्म पान का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चर्चा आती है शिशिर ऋतु की। तो यहाँ हमने ऊपर क्या देखा था, हेमंत ऋतु में क्या हो रहा था। हेमंत ऋतु में दक्षिणायन का ये अंतिम ऋतु था, है ना। और हेमंत ऋतु से हमने ये क्रम शुरू किया था नंबर 1। तो इस समय सबसे ज्यादा हमारा बल बढ़ जाता है, तो हम भारी चीजें खा सकते हैं, पी सकते हैं। और ठंडे पानी, क्योंकि इस समय सर्दी भी ज्यादा रहती है, तो ठंडे पानी के बजाय गर्म थोड़ा हल्के जल से, लेकिन सिर पे गर्म नहीं डालना पानी। सिर पे ज्यादा गर्म डाला बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा तो जुकाम कभी नहीं जाएगा। और जिनका जुकाम ठीक हो जाएगा तो स्किन डिजीज हो जाएगी। ये इम्बैलेंस है एक तरह का बॉडी का, वात और कफ का। तो इस तरह से जब ये बार बार ये चलता रहेगा, कोई दवा दे करके इसको दबाने का क्रम, स्किन डिजीज को दबा के ठीक करोगे तो जुकाम हो जाएगा, जुकाम को दबाओगे तो स्किन डिजीज हो जाएगी। इन दोनों का ऐसा ही है मामला। इसलिए क्या करना होगा हमको, सिर पे गर्म पानी नहीं डालना, गर्दन तक पानी को गर्म पानी से नहीं मतलब इस्तेमाल करना। और जो ठंडे पानी से नहाते हैं तो पैरों से, हाँ, पानी को पैरों पे डाल करके ही शुरुआत करना चाहिए नहाने के लिए। तो दिनचर्या अध्याय में आप कैसे नहाना है, कैसे स्नान करना है, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल अपन ये देख लेते हैं कि इसका क्या क्रम है ऋतुओं का। तो मुझे लगता है अभी 2 ऋतुएं अपनी हो चुकी हैं, और यहाँ तक आपको बात भी समझ में आ गई होगी। ज्यादा हो जाएगा तो फिर ऊपर से निकलने लगेगा, और समय भी हो चला है आज। तो ऋतुओं में क्या खाना क्या छोड़ना, इसकी चर्चा हम
नेक्स्ट टाइम करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तो इसी के साथ में सभी को प्रणाम और नमस्कार। सर नमस्कार। जी, आपके कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। नहीं सर।